For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. जी, आप लोग सीए फाउंडेशन के फर्स्ट क्लास में, यानी अभी तक आप कोई भी क्लास का आपने डेमो नहीं लिया, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, राइट? तो सीए फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट, सब जानते हैं आप लोग। हैव यू ऑल रजिस्टर्ड फॉर द सेम? ठीक है, सो कंसिस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट मीन्स वी हैव अकाउंटेंसी, वी हैव लॉ, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। 2 subjects we have subjective and 2 subjects are objective. Subjective means you have to write down the complete, no choices are there, just आपको पूरा बड़ा लंबा अच्छा सा आंसर करना है। अब अकाउंट्स और लॉ, ये आपके दोनों ही पेपर सब्जेक्टिव होंगे, ओके? एंड मैथ्स और इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये दोनों सब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव हो। अब ये आपके ऑब्जेक्टिव यानी यू विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब दिस इज 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, यानी आपका पूरा सीए फाउंडेशन इज इक्वल इन टू 400 मार्क्स। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया टू क्लियर दिस सीए फाउंडेशन? यू नीड हाउ मच परसेंटेज? 50%. So for 50% means your score should be at least 200. So ma'am that is sufficient. 200 मार्क्स लाना sufficient है? खैर वो बिल्कुल sufficient नहीं है, पास होने के लिए sufficient, पर हमारे हिसाब से sufficient नहीं। अब मैम ऐसा चल सकता है कि एक सब्जेक्ट में तो मैं 70 ला दूं और दूसरे में 30, क्या मैं सीए फाउंडेशन में पास होऊंगा? मैं एक सब्जेक्ट में 50 लाया, एक में 50, एक में 70, एक में 30, टोटल मिलाकर 200 बैठ रहा है, क्या मैं सीए फाउंडेशन में पास होऊंगा? नहीं, बिकॉज आई एम फेलिंग इन 1 सब्जेक्ट। सो 50% इज द पासिंग क्राइटेरिया। अलोंग विद दैट यू नीड टू बी पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। एंड हाउ यू गेट पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स? इफ यू स्कोर एटलीस्ट हाउ मच? 40 मार्क्स। So for that it is possible मैम एक में 60 हो, एक में 40, ओके, 60-40, 60-40, तो आपका टोटल 200 कम से कम होना चाहिए। और पास होने के लिए सारे सब्जेक्ट्स में कम से कम 40 मार्क्स होने चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन अब मैं आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी? मेरा नाम सीए आकांक्षा अरोरा है और आई एम टीचिंग सीए स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 10 years। मतलब मैम कब से पढ़ा रहे हो? 2012 में आई हैव बीन क्वालिफाइड, हम तब से ही पढ़ा रहे हो। आई वाज वर्किंग विद कॉर्पोरेट, आई वाज टीचिंग साइमल्टेनियसली एंड आई एम टीचिंग एंड टीचिंग एंड टीचिंग एंड टीचिंग। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम आई एम टीचिंग। एंड सीए फाउंडेशन में व्हाट आई एम टीचिंग? सीए फाउंडेशन से पहले इट वाज सीपीटी, सो देयर आई वाज टीचिंग इकोनॉमिक्स, नाउ आई एम टीचिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स which consist of 60 marks. ठीक है? And another part of this subject only, business and commercial knowledge, we call it in BCK. It consists of how much? आप बता सकते हैं? 40 marks. So we have a 100 marks subject. अब इस सब्जेक्ट के अंदर पूरा आपको, अगर ये 100 मार्क्स की मैं बात कर रही हूं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आने वाला है, यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है? देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग इन इट। हमेशा यहां पर हमें क्या दिखती है? नेगेटिव मार्किंग, यानी सही करा तो 1 मार्क्स और अगर गलत करा तो -0.25। अब मेरा सवाल तुम लोगों से है, लाइक यू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन, आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, जिसमें से 90 क्वेश्चन वाज राइट एंड 10 क्वेश्चन वाज रॉन्ग, कितने मार्क्स आए होंगे तुम्हारे? तुमने पूरा पेपर अटेम्प्ट करा, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करा है और 90 राइट थे और 10 गलत थे, कितने मार्क्स आए होंगे? बोलो। 87.5। कैसे? 90 पूरे आ गए, 90 इंटू 1 और यहाँ पे 10 इंटू 0.25 और ये 0.25 10 कैसे हो जाएंगे? ये नेगेटिव होंगे,
तो हम सीधा बोल सकते हैं 90 माइनस 2.5 तो कितना स्कोर होगा? तो मतलब खामखा हमारे 2.5 मार्क्स कट गए, हमारे तो 90 मार्क्स होने चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, 90 या 87.5, इट्स वेरी ओके। अब लेट्स सपोज 60 क्वेश्चन राइट है और 40 क्वेश्चन गलत है। ओ तेरी, कितने मार्क्स आए होंगे आपके? 60 राइट 40 रॉन्ग, हाँ जी 50। 40 इंटू 0.25 माइनस 10 कर देती हूँ सीधा यहाँ पे, और आए 60 तो आपके 50 मार्क्स चल जाएंगे। चलो अभी भी चल जाते हैं, कोई बात नहीं, पास हो रहे हैं जी, ऐसी क्या बात हो गई है। चलो अगली बात, 50 क्वेश्चंस राइट 50 क्वेश्चंस रॉन्ग, कितने मार्क्स आए होंगे? कितना? 50 माइनस 12.5, फेल हो गए जी आप। इतनी जय माता दी नहीं चलनी है, इतनी गड़बड़ी नहीं करनी है, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अननेसेसरी हम अपने आप को फेल कर रहे हैं जब हमें क्वेश्चंस में श्योरिटी ही नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू देयर इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ अटेंडिंग दिस पेपर. I'll teach you. My work is to teach you the concepts along with the strategy to score 90 plus. We had student who scored 100 in this subject. मैं नहीं पढ़ा है, और I had a student जो नहीं पास हुआ. So did I said something उसके कान में जाके यार ऐसे करियो 100 वाले के, और जो फेल हुआ तू ऐसे ही करियो? मेरे दोनों को अलग अलग कुछ नहीं बोला ना, ऐसे ही वो भी यहाँ बैठा है वो भी यहाँ बैठा है, एक पास एक 100 मार्क्स ला रहा है, एक फेल हो रहा है, ऐसा क्यों? It is only the efforts of the child. It is not my efforts are common for everyone, but your efforts is like how much you are working out. तो मैम ये हम ना सुन के आए हैं, ये कोर्स है ना खतरनाक है बिल्कुल ही, ऐसा सुन के आए हो? नहीं सुन के आए? अगर सुन के आए हो take that out of your mind. Nowadays एक बहुत अच्छी न्यूज मैं आपके लिए बता दूं, करंट न्यूज। अभी we have attended a seminar in Bombay where all the CAs of India की मीटिंग हुई। What is 3.5 लाख CAs हैं अभी हमारे देश में। क्या नंबर ज्यादा है? और मुबारकबाद आपके देश के लिए, आप वर्ल्ड एज पर द न्यू डेटा यू आर द वर्ल्ड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। चाइना को पिछाड़ चुके हो। अब इतनी तगड़ी पॉपुलेशन में अगर 3.5 लाख CA हैं, तो क्या अगर आप थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझते हो, डिमांड एंड सप्लाई, तो 3.5 लाख वर्सेस द पॉपुलेशन, डिमांड क्या होगी? डिमांड ज्यादा और सप्लाई इतनी है नहीं, और जब सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? there's a huge value and more now they need more CAs because for every, आप देखते हो हर रोज हर विदेशी कंपनी को, फॉरेन कंपनी को इंडिया में आना है। इंडिया के टैक्स, इंडिया के लॉज, इंडिया के कंप्लायंस, इंडिया के सिस्टम्स, भाई गाइडेंस देने वाला है कौन? सो एवरीबडी शुड नो द एंटायर लॉ, टैक्सेशन, अकाउंटेंसी ऑफ द कंट्री. There is no other course in this country who is having the detailed coverage like this. And I can surely say that. अब मैम क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ते हैं? Multiple. You have, चलिए इसी सब्जेक्ट के बारे में बताती हूँ आपको। आप फाउंडेशन में तो ये बेसिक 4 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। CA करने का मतलब आप मास्टर बनने वाले हो बहुत चीजों के। देखो मैं इकोनॉमिक्स अभी पढ़ाना शुरू करूंगी, थोड़ा थोड़ा सा क्लैरिटी रख रही हूँ कि हम क्यों परस्यू कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो जैसे आज आप एक कंपनी बनाते हो, लेट्स सपोज कंपनी का नाम रखते हैं कोई भी रैंडम, एनीवन, चलो दिमाग में आया हीरो कंपनी बना देती हूँ, हीरो लिमिटेड। मैं CA के पास गई, कंपनी बना दो, उसने कहा भाग जाओ। हीरो लिमिटेड इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द कंट्री। He told me if the company name is in existence, that company cannot be made again. So I have to change the name. He will tell me the name and then he is going to incorporate my company. कंपनी बना दी, किसने बनाई जी? इसने बना दी। किसके अकॉर्डिंग बनाई? कानून के हिसाब से बनाई। लॉ कौन सा जी? कंपनीज का, कंपनीज एक्ट। कंपनी बना दी, ओके। अब मैं कंपनी में क्या बेचूंगी? प्रोडक्ट्स।
या फिर सर्विसेज। अब मेरे प्रोडक्ट्स कॉपी हो जाएंगे मार्केट में, कोई भी बंदा मेरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की टेक्निक कॉपी कर सकता है। तो ये कह रहे टेंशन किस बात की है, वी हैव कॉपीराइट्स, आप हमसे कॉपीराइट ले लीजिए। आप ना अपना ट्रेडमार्क ले लो, ब्रांड नेम ले लो, ट्रेडमार्क ले लो, हम दिलवाते हैं आपको ट्रेडमार्क। हमें ट्रेडमार्क दिलाया, हमें कॉपीराइट दिलवाया। मैंने कहा नहीं नहीं, हमने तो टेक्नोलॉजी फॉरेन से लिए पर कॉपी कर लेती है इंडियन। कह रहे कैसे कॉपी कर लेगी, हम आपको पेटेंट दे देते हैं। तो ऑल दिस अगेन प्रैक्टिस डन बाय सीए। कंपनी बनवा दी, कानून के हिसाब से कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क दिलवा दिया, चलो आगे चलते हैं। अब आगे बेचने के लिए व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करी हूं एक शब्द, मैंने क्या लिख दिया, लॉ के हिसाब से कंपनी बन गई, लॉ के हिसाब से प्रोडक्ट्स को हमने, सर्विसेज को हमने पेटेंट ले लिया, कॉपीराइट ले लिया या ट्रेडमार्क ले लिया। अब व्हाट एल्स, हमें और क्या चाहिए, जल्दी सोच के बताओ। कंपनी बन गई, अब आगे व्हाट नेक्स्ट। अभी रिसेंट में सुना आपने ब्लिंकिट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट्स है, 19 साल का या 23 साल का लड़का जिसकी टर्नओवर इतनी एक्सट्रीम हाई होगी कि उनकी पर्सनल नेटवर्थ 1250 करोड़ है। उन्होंने ब्लिंकिट कंपनी शुरू करी, फ्री में कर दी। क्या चाहिए था, द नेक्स्ट स्टेप, फाइनेंस। कौन दिलाएगा बच्चे, हु विल मेक यू अप्लाई। ये पैसा कहां से आया उनके पास, फंडिंग कहां से आई, लिंक्स कहां से आए, ऑफ कोर्स किसके पास गए होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर फैसिलिटेटर हु मेक यू मीट द इन्वेस्टर्स। आप सीए के पास जाओ, उसके पास देखो, सीए इज अ मीडियोकर। आप जाओ, आपने बोला मेरा आइडिया, मुझे पैसा चाहिए, मुझे लोग नहीं पता, मैं आपको लोग लाके देता हूं। मेरे पास फाइनेंसर भर भर के बैठे हुए हैं, मेरे पास बैंक है, मेरे पास स्टॉक मार्केट है, मेरे पास लोग एंजल इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, मेरे पास लिंक है, मैं आपको देता हूं, पैसा मिलेगा। सो अगेन आपको पैसा चाहिए था, आप किसके पास गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। लॉ, फाइनेंस, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। पैसा आ गया, कंपनी बन गई, ट्रेडमार्क्स आ गए, पैसा आ गया, अब क्या चाहिए होगा, हाँ, एम्प्लॉयज चाहिए, तो पैसा आ गया, ले लेना, हाँ, प्रोडक्शन स्टार्ट करें, प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, चलो प्रोडक्शन स्टार्ट करी। अब प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करें, कैसे डिसाइड करें, हाउ वी डिसाइड द प्रोडक्ट प्राइस। हमें क्या आनी चाहिए, कॉस्टिंग। अब ये कॉस्टिंग बताने वाला कौन है, द वेरिएबल कॉस्ट, द फिक्स कॉस्ट, कहां से कितना क्या, पूरी स्ट्रैटेजी हम कॉस्टिंग में सीखते हैं, फाइनल और इंटर में। प्रोडक्ट कॉस्टिंग हो गई, बेचते हैं प्रोडक्ट को, व्हाट एल्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रोडक्ट बेचा, वी हैव प्रोडक्ट सेलिंग हो रही है। अब भाई समझ नहीं आ रहा, दुनिया जहां का तो हम परचेज कर रहे हैं, दुनिया जहां का तो हम सेल कर रहे हैं, दुनिया जहां के तो हमारे खर्चे हो रहे हैं। तो अब हम कहां से, यार कुछ रिकॉर्डिंग तो करो, व्हाट विल बी द रिकॉर्डिंग, अकाउंट्स। कौन चाहिए, कौन चाहिए, कौन चाहिए, अगेन चार्टर्ड अकाउंट। रिकॉर्डिंग करा ली। अब नेक्स्ट, अब लोग आपको कह रहे हैं यार ये तो कंपनी बहुत अच्छी है, हम भी इसमें पैसा लगाएंगे, पर हमारे पैसों के साथ जस्टिस हो। फॉर एग्जाम्पल, यू पीपल आर विद इनफ मनी विद यू एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, विल यू ट्रस्ट दैट कंपनी, नो, you are going to check the documentation of that company। आप क्या चेक करोगे, what you are going to check, the documentation। और documentation कैसे चेक करोगे, आपको ऑडिट करा, आप ऑडिट रिपोर्ट मांगोगे। जब एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक कंपनी बनाती है और उसको कोई बाहर वाला व्यक्ति जाकर उसकी चेकिंग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो गए, चेक। और चेक करने की पावर इंडिया में सीएस के अलावा किसी के पास नहीं है। आज आप रिलायंस की कंपनी का शेयर खरीदते हो, किस बात पे खरीदते हो, ऑडिट रिपोर्ट देख के। आप उस पर्टिकुलर कंपनी पे विश्वास कैसे करते हो, ऑडिट रिपोर्ट्स देख के। सो ऑडिट अगेन इंडिया में सीएस के अलावा और कोई ऑडिट नहीं करता।
So this is the process. अब what else? After this what else? कमा रहा है बंदा, कमा रहा है, इनकम हो रही है, इनकम पे क्या जाएगा? अब इनकम पे टैक्स, अब खैर सेल्स पे भी टैक्स था, जीएसटी, और ये इनडायरेक्ट टैक्स, और यहां पर डायरेक्ट टैक्स जिसका नाम क्या है? आप ही बता दीजिए, इसके हमारे देश में सबसे तगड़े प्रैक्टिशनर कौन बैठे हैं? So are you getting the understanding the role of chartered accountants in the country? Is there survival of any business in the country without them? No, ma'am, not at all. We need them so that they are going to starting से लेके ending तक बनाना, trademark, copyright. अब कॉल आते रहते हैं. I am a practicing CA also. I teach and I practice. वसाई का लाइसेंस चाहिए, कॉपीराइट चाहिए, ट्रेडमार्क में केस चल रहा है, कंपनी बनवा दो, रिटर्न्स फाइल करवा दो. आप ये देखिए, ये सारे काम मैम आप कैसे करो? आई एम हैविंग अ फर्म ऑफ 4 पार्टनर्स, so I am not full time practicing. So my 3 full time practicing partner are sitting in the office for doing that work. So it's a full time work from starting to ending, and there is a lot of work. And you're going to learn day by day what are the things. And it's the only course, once again, it's the only course जो आपको 3 साल की तो ट्रेनिंग दे रहा है. शायद आपके वाले टाइम में, आने वाले टाइम में ये ट्रेनिंग कम हो जाए. ईयर्स सोच रहे हैं कि 3 साल की जगह 2.5 कर दे, पर ट्रेनिंग इतनी ज्यादा कहाँ देते हैं? वो भी प्रैक्टिकल इंडस्ट्री ट्रेनिंग दी जाती है, और बकायदा आप ये मानिए, आप इसके बाद आपकी चॉइस है, आपको फर्म में काम करना है, आपको इंडस्ट्री में काम करना है, इट इज योर चॉइस. पर आपको वो 3 साल की हर एरिया में ट्रेनिंग मिलती है, लॉ में, ऑडिट में, अकाउंट्स में, टैक्स में, कॉस्टिंग में, एंड ऑफ कोर्स द फाइनेंस. सो इट इज अ मर्जर ऑफ एवरीथिंग. और अब सबसे बड़ी बात मैम, लॉ में सीएस भी होते हैं. ICSI is a body created by ICI only on the recommendation of ICI. ICI is a body of chartered accountants. It was created in the year 1949. And after that, when they were overloaded with the work, they proposed to the government of India that give some part of law to other body also. Now we have market में law का work can be done by CA/CS. CA कटा नहीं है यहां से, ऑब्लिक हो गया. फाइनेंस का वर्क CA/CFA, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालाइजर. अगेन कॉस्टिंग CA/CMA, GST CA/टैक्स एडवोकेट, अकाउंट CA/अकाउंटेंट, BCom MCom, ये हमारे नीचे काम करते हैं. ऑडिट नोबडी. इनकम टैक्स CA/टैक्स एडवोकेट, बट हाँ इनकम टैक्स ऑडिट ओनली CS. Are you getting this or not? So we have now multiple people for the competition, but there is no full flash course which is giving everything in one. So that is the course. अब टफ है मैम, टफ है, पहली बार में बनी, और बहुत लोग बनते हैं. अपने पास ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स कैसे बने? देयर इज अ स्ट्रैटेजी. कई लोग बोलते हैं गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बहुत टफ है. बस इतनी सी चीज रहती है इसमें, अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कंसिस्टेंट हो ना, आपको दुनिया की एक ताकत नहीं रोक सकती इसे क्लियर करने में. और व्हाट इज कंसिस्टेंसी? हम लोगों ने यहाँ पे अभी शुरुआत में आपकी 4 घंटे की क्लास ली. आज आपने 2 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ा, 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ा, कल आप आए लॉ पढ़ा, मैथ्स पढ़ा. हमने आपको होमवर्क दिया, हर हफ्ते आपको टेस्ट दिए, एंड में मॉक लिए, फिर रिवीजन करा. अगर आप इसी शिद्दत से स्टार्टिंग से एंडिंग चल रहे हैं, कोई ताकत नहीं है आपको रोक दे क्लियर करने के. इट इज ओनली क्योंकि ये वो स्कूल जैसा नहीं है ना मामला. हम ना ढीले पड़ जाते हैं, कौन चेक कर रहा है? तो हम जहां ढीले पड़े, कंसिस्टेंसी ब्रेक, आउट हो गए. अगर हम कंसिस्टेंट है तो कोई रोक ही नहीं सकता. अगर हम रोज का क्या कर रहे हैं बेटा? रोज. So you're going to promise me that if you're coming in a regular mode, you have to work, please, daily, every day, with same consistency. That is only required. So are you going to do that? A louder yes from this class. नहीं आई आवाज. चलिए, ऐसा लग रहा है, देखते हैं.
तो अब मैं बात करती हूं हमारे सब्जेक्ट की। 100 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, वही करने हैं जो आते होंगे। अब हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का, और इसमें बेटा 5 चैप्टर्स है। वी हैव 5 चैप्टर्स ओनली विच कंसिस्ट ऑफ मेनी यूनिट्स। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ यूनिट्स है, ठीक है। सो चैप्टर 1 मैं वेटेज लिख देती हूं, अभी नाम नहीं। चैप्टर 1 की वेटेज इज 9 to 12 मार्क्स। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 की कंबाइंड वेटेज इज 21 to 24 मार्क्स। ये लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है। चैप्टर 4 की वेटेज इज 15 to 18 मार्क्स एंड चैप्टर 5 की वेटेज इज 9 to 12 मार्क्स। So all we need to make a one copy. It's a humble request to make a one copy of economics. What we are going to do. एक चीज मैं आपको शुरुआत में बताती हूँ। लगातार मैं बैच ले रही हूँ, मुझे एक चीज देखने को मिलती है, ICI की एक स्टडी मटेरियल है, ऐसे मैंने अपना स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है, उसमें मैं बहुत सारी चीजें लिखती हूँ। पर अब हर बार ना कुछ मॉक के क्वेश्चंस ICI के स्टडी में, मतलब आपको पोर्टल पता है, एक पोर्टल है BOS नॉलेज पोर्टल, ये ICI का पोर्टल है। वहां पर हर रोज कुछ एडिशनल क्वेश्चन, कुछ मॉक के पेपर, सारे क्वेश्चंस नए नए आते रहते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन में मॉक में क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका कोई कॉन्सेप्ट ICI के स्टडी मटेरियल में नहीं है। तो अब मैं कॉपी क्यों मेंटेन कराती हूँ, मैं मेंशन कर देती हूँ कि मॉक और MCQs में ऐसा अलग कॉन्सेप्ट आया हुआ है, तो हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ प्लस क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट की थ्योरी भी लिख लेते। सो वी मेक अ कॉपी। अब कॉपी में मुझे आपको 2 कलर्स चाहिए पेन, एक एनी ब्लैक ब्लू जिससे आप लिखो, और साथ में एक रेड कलर का पेन अगर आप ले ले तो इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन के लिए रेड कलर से लिखे। और बुक जब आपको मिल जाएगी मेरी वाली, तो हाइलाइटर चाहिए उसमें, क्योंकि पूरा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपने वेटेज लिख दिया, बिजनेस इकोनॉमिक्स, दिस इज अ वेटेज। और सबसे पहले मैं आपको कराने जा रही हूं चैप्टर 2 and 3 फॉर 21 to 24 मार्क्स। यहां से स्टार्ट करो, ठीक है जी, ओके। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इकोनॉमिक्स कहां से आया, इकोनॉमिक्स कहां से आया, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया। मतलब सबसे पहले इसकी खोज, जब मैं आपको लिखने के लिए बोलूंगी कैन राइट डाउन, अभी समझेंगे। देखिए ग्रीस एक कंट्री है। हाँ, अच्छा, वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तक्षशिला। और उसके साथ में नालंदा। दोनों हिंदुस्तान में थे, विभाजन के बाद एक पाकिस्तान, एक इंडिया में, बिहार में। और अब इसी हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो जो रिसर्च हुई उसे बहुत जला दिया गया। अब ये जो कंट्री है ग्रीस, यहां पे जो जो खोज हुई वो वर्ल्ड में बड़ी फेमस हो गई। तो ग्रीस कंट्री में एक बहुत फेमस तरीके से एक वर्ड क्रिएट हुआ जिसका नाम था ओइकोनोमिया। क्या वर्ड क्रिएट हुआ? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया को हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया जी, ओइकस एंड नोमस। और नोमस को हम लोग ग्रीक भाषा में नेमेन भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज नेमेन। इस ओइकोनोमिया से इंग्लिश में वर्ड डिराइव हुआ इकोनॉमिक्स। अब मैम ओइकोनोमिया का मतलब क्या है? ओइकस एंड नोमस का मतलब क्या है? ओइकस का मतलब होता है बच्चे हाउस होल्ड। क्या होता है? हाउस होल्ड। एंड नोमस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, और बाद में हमने इसको क्या बोल दिया? इंग्लिश में इकोनॉमिक्स और हिंदी में अर्थशास्त्र।
अब ये जो इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट है मैम, क्या लॉजिक है, व्हाट वी आर एक्चुअली मैनेजिंग, लेट्स अंडरस्टैंड। बहुत सारी मैनेजमेंट देखते हैं, तो हम सबसे पहले आपके घर में चलते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू माय हाउस। तो आप मेरे घर में आए, मैम आप इतने सारे सालों से कमा रहे हो, आपकी कोई इच्छाएं हैं बेटा? बहुत सारी है, भर भर के। तो हमारे घर की मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूं, माई हाउस इज हैविंग अनलिमिटेड वॉन्ट्स, माई हाउस इज हैविंग अनलिमिटेड वॉन्ट्स। अब अनलिमिटेड वॉन्ट्स में मैं पूछ के देखती हूँ क्या क्या चीज चाहिए भाई। घर में राशन चाहिए, घर में ग्रोसरी चाहिए, घर में मिल्कमैन वाले के पैसे देने, घर में बच्चे हैं उनकी फीस जाएगी, घर में आप ये मान के चलिए आजकल बहुत सारी, दिल्ली इज लाइक फुल्ली क्राउडेड, आजकल मैरिजेस बहुत चल रही है, रोज मैरिज पे जाना है तो क्या चाहिए? क्लोथ्स चाहिए, ठीक है। यू नीड्स, आप इधर उधर रोज निकल रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, तो अगेन यू नीड बैग, यू नीड वॉच, यू नीड परफ्यूम्स। मतलब आज अगर पूछने निकले तो घर इज हैविंग, गाड़ी भी पुरानी होगी चलो ले दो, वो एलईडी भी, वो एलईडी तो एलईडी हो गया, अब क्या जमाना एलईडी का कहाँ रह गया, अब नया होम थिएटर ही लगवा लो। वो मशीन भी ऐसी आवाजें करती हैं, काम वाली भी कहती है इसे बदलो, तो वॉशिंग मशीन बदल दो। फ्रिज का दरवाजा हाथ में आ गया तो रेफ्रिजरेटर को भी नया ही ला दो। तो इट इज एंडलेस, इट इज एंडलेस। घर तो हमने कब रेनोवेट कराया था? 15 साल हो गए। अब द हाउस ऑल्सो वांट न्यू रेनोवेशंस, सो द हाउस इज हैविंग अनलिमिटेड। अब पूछ के देखना, आर यू को रिलेटिंग विद योर हाउस? या आप अपने घरों से भी रिलेट कर रहे हो सेम चीज? डू यू हैव द I or you always having the complete resources to fill this? Never. We always have, we use the word scarce or we use the word limited. Limited resource है भाई हम आपके पास। हाँ सचमुच कसम से सीए बने हुए 10-11 साल के हिसाब से लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि इंसान, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, इट्स अ फंडामेंटल फैक्ट ऑफ अ ह्यूमन नेचर। व्हाट इज अ फंडामेंटल फैक्ट? कि भाई घर पे बहुत सारी जरूरत है और उसके मुकाबले जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। आप कमा लो जी, ये लो, आप 5 लाख रुपए महीना कमा लो, आपको 10 लाख के खर्चे दिखेंगे। आप 10 लाख जिस दिन कमाएंगे आपको 20 लाख के खर्चे दिखेंगे। आप एलन मस्क बन जाओ, ऐसा हो सकता है, नेवर नो। जब हमारे देश के गौतम अडानी जी सेकंड रिचेस्ट हो गए, कुछ भी हो सकता है। क्या मैम एलन मस्क को भी ये दिक्कत हो रही होगी? उसके घर में भी ये घर खेलने की दिक्कत है। द एलन मस्क का अगर मैं बोलूं, उसके घर पे तो खैर मुझे नहीं पता, पर उसके बिजनेस में ये दिक्कतें तो बहुत है। टेस्ला का शेयर हमेशा प्रॉफिट में रहता है। एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, क्या ऑलवेज इन प्रॉफिट? टेस्ला का शेयर इतना बुरा गिरा जब उसने किसको खरीदा था? ट्विटर को। दे बाय ट्विटर एंड टेस्ला शेयर फॉल लाइक दैट। क्या मुकेश अंबानी की बैलेंस शीट इज ऑलवेज इन प्रॉफिट? नो। क्या हर घर में चाहे अमीर हो और चाहे बहुत ही गरीब हो, हर घर में ये दिक्कत है। उसके जो रिसोर्सेज है ना उसके मुकाबले कम है। इफ यू आर अर्निंग 50,000, आपको चीजें चाहिए 70-80 हजार की। आप 10,000 कमा रहे हो, आपको चीज चाहिए 25 की। आप 2,000 कमा रहे हो, आपको चीज चाहिए होगी 8,000 की। सो इट इज नोन एज, एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है रिलेटिव। क्या वर्ड निकला? रिलेटिव का मतलब क्या होता है? कंपैरेटिवली रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कंपैरेटिवली। अब मैं आपको यहां पे एक एमसीक्यू की चीज लेके जाती हूं, अभी भी मेरा कॉन्सेप्ट नहीं खत्म हुआ। एमसीक्यू में पूछते हैं स्कार्सिटी कैसी है? स्कार्सिटी रिलेटिव है बच्चों या एब्सोल्यूट है? ये दो बातें पूछते हैं। अब तुम बताओ, अभी तो मैंने बता ही दिया स्कार्सिटी कैसी है। कंपैरेटिवली रिसोर्सेस कम है ना, वांट्स के कंपैरेटिवली, और स्कार्सिटी एब्सोल्यूट में है। मैम एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? 100% भाई गरीबी। अब आप शहर की बात करते हैं, शहरों में आपको रोज कम से कम 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरीज इनटेक करना चाहिए। और अगर आप
गांव में रहते हो, रूरल एरिया में रहते हो, तो कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए? 2400 कैलोरीज। अगर आप 2100 कैलोरीज, डाइटिंग वालों की बात नहीं बता रही, और 2400 कैलोरी एक दिन में नहीं ले पा रहे, डिपेंड अपॉन अर्बन एंड रूरल एरिया, यू आर फेसिंग एब्सोल्युटली स्कार्सिटी। मतलब आप गरीब हो, आप पुअर हो। पर मैं यहां पे पुअर की तो बात ही नहीं कर रही हूं, यहां पे तो मैं ये बोल रही हूं कि ये वाली प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है? मुकेश अंबानी। कौन फेस कर रहा है? रतन टाटा। कौन फेस कर रहा है? गौतम अडानी। ये कौन फेस कर रहा है? रिक्शा वाला। कौन फेस कर रहा है? मैं। कौन फेस कर रहे हो आप? मतलब सभी फेस कर रहे हैं। तो सभी फेस कर रहे हैं, मतलब द स्कार्सिटी इज, यानी कंपैरेटिवली wants are unlimited and comparatively the resources are. So it is known as, which type of scarcity we are talking? Not absolute. Are you getting my point? तो अब अगला सवाल बताओ मैम। अभी भी हमारी समस्या का हल नहीं है, हम इकोनोमिया को नहीं समझे, एक जनरल बात बोल रही हूं। ये जो प्रॉब्लम है, इतनी सारी अनलिमिटेड वांट्स एंड कंपैरेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेस की समस्या कौन कौन फेस कर रहा है? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑल आर फेसिंग दिस? क्या मैं यहां पे बोल दूं इंडिविजुअल? आपका घर, आप मैम, आपको लगता है डू यू फेस दिस? मैं आपसे पूछती हूँ, चलिए, डू यू फेस दिस? तो क्या आप लोग ये समस्या फेस कर रहे हैं? आई एम आस्किंग, डू यू? कितनी पॉकेट मनी मिली? हम नहीं बता रहे, सब मिल जाता है, और जो चाहते हो उतना मिलता है। ऐसा होता है, एक मम्मी 10,000 दे दो, ऐसा मन चाह रहा है, पर क्या मम्मी दे रही है? नेवर। सो यू आर ऑल्सो हैविंग दिस प्रॉब्लम? क्या आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम क्लास? आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम। मैं जितना चाह रही हूं उतना मिल रहा है। मैं सोच रही हूँ, अच्छा ये ना प्रॉब्लम भी कैसी है, अगर मैं बोलूँ मैं 30 लाख कमाऊं, ठीक है, जब वो कमाऊंगी फिर मैं बोलूंगी नहीं 50 आ जाए, जब 50 आएंगी तो मैं क्या बोलूंगी? नहीं 1 करोड़ आ जाए, कम कम लग रहे। सो दिस इज द ह्यूमन माइंड इज लाइक दिस, इट्स अ फंडामेंटल फैक्ट। So I am facing, you are facing, so we are saying that it is an individual problem. और कौन फेस कर रहा है? क्या आपके घर में दिक्कत है? अब बोलेंगे हमारे घर में क्या दिक्कत है? अरे सबके घर में, मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है, और नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की वाइफ, वो तो कह रही है मेरे घर में तो बहुत दिक्कत है। अब वो बहुत दिक्कत कैसे? यू नो, I was reading somewhere Mukesh Ambani have a breakfast of 3.5 lakh daily. He eat a breakfast of 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का ब्रेकफास्ट खा जाता है। क्या खाता है राम जाने, पर वैसा ही दिखता है। He had उसका जूस आता है या कुछ मशरूम्स आते हैं जो 80,000 या 90,000 का एक मशरूम होता है। He had that. बट अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हमें तो और हाई ऑन कुछ करना है। तो उसके घर में भी अभी भी कह रहे हैं उसके मुकाबले दिक्कतें है। और कहां दिक्कत में? दिक्कत क्या भारत देश फेस कर रहा है? यस प्लीज, दिक्कत फेस कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स। अभी बिफोर योर क्लास आई वाज रीडिंग द लाइव मिंट न्यूज, वहां पे आ रहा था कि इंडिया में आरबीआई सिटिंग एंड दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट बिकॉज इन्फ्लेशन इज rising. And one more thing, the Q3 balance of payment. Do you understand balance of payment? Import and export, it is in deficit. Q3 is in deficit, यानी नुकसान में चल रही है इंडिया, माइनस में चल रही है। अब Q3 is deficit, या तो Q4 उसको मैनेज कर ले और उस डेफिशिएंसी को फेस कैसे करे? लोन करे, बोरोइंग ले किसी से। तो भारत देश में दिक्कत आई, बोरोइंग करनी पड़ रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, पेड पेमेंट को सेटल करने के लिए, वो भी फेस कर रहा है। अभी केजरीवाल जी परेशान है कि दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल हैज क्रॉस द वर्ल्ड पॉल्यूशन, सो ही इज प्लानिंग टू एनग्रॉस द डिफरेंट मशीन्स टू मेक इट राइट। सो द गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, एवरीबडी इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। वो क्या पॉल्यूशन फ्री का जो इक्विपमेंट आएगा फोकट में आएगा? पैसे लगेंगे। Q3 की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए क्या पैसा नहीं चाहिए? पैसा चाहिए।
तो एवरी टाइम देयर इज अ प्रॉब्लम. आए दिन गवर्नमेंट में हम बोलते हैं मोदी जी तो चल लिए घूम ले, मजे आ गए इनके, देखो जो घूमते रहते हैं. बेटे वो घूमते जो रहते हैं ना, ही इज ब्रिंगिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज इन इंडिया. हर देश में कैपिटल की दिक्कत होती है. आज मैं बोलूं मेरे पास बिजनेस का आइडिया है, पैसे नहीं है, तुम पैसे दे दोगे तो मेरा बिजनेस चल जाएगा ना. ऐसे हमारे देश में काम करना है पर पैसे नहीं है, फॉरेन कैपिटल आएगी तो देश चलेगा ना. सो ही ब्रिंग्स दैट just to solve the problem. So the government is facing, individual is facing, who else is facing? Business. Every business. And our subject name is business economics. यही बताना चाह रही. This is our subject name, which is coming from the fundamental fact. What is the fundamental fact? Wants are and the resources are. Now what everyone is doing. अभी तक तो मैम आपने ये सारी प्रॉब्लम एंड रिलेटिव स्कार्सिटी के बारे में बता दिया. Everybody is doing management. Everybody is doing how they are doing this management. Settle down, बैठ जाइए. How do they are doing this management? आप कैसे करते हो, बिजनेस कैसे करते हैं, घर वाले कैसे करते हैं. अब लेट सपोज 50,000 मिले आपकी मदर को घर चलाने के लिए. आपसे पूछा, आपकी मतलब मदर ने पूछा ये वो क्या क्या चाहिए. 70,000 की वांट्स बता दिया आपने, और 50,000 उनके पास रिसोर्सेज है, और वांट्स कितने की है. अब वो क्या कर रही है, इस रिसोर्सेज के देख रही है ऑल्टरनेटिव यूजेस है. क्या है ऑल्टरनेटिव, यानी बेसिकली रिसोर्स है मनी. रिसोर्स क्या है, मनी, और मनी के यूजेस क्या है, ऑल्टरनेटिव. अब ऑल्टरनेटिव रिसोर्स यूजेस से वो क्या कर रही है बेटा, चॉइस मेकिंग, मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर हम एक और शब्द बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग. वी कैन कॉल इट एनी वर्ड, चॉइस मेकिंग, मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग. क्या करा उन्होंने, 70,000 की वांट्स थी, उन्होंने देखा प्रायोरिटी पे क्या है. प्रायोरिटी पे फीस थी, दे दी. प्रायोरिटी पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, वरना इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, वो दिया. प्रायोरिटी पे ये सामान था, तो शी हैज प्रायोरिटाइज द वांट्स. तो प्रायोरिटीज देना मतलब चॉइस मेकिंग, choosing that which is on the priority, which is important. So choice making, doing the management of the resources, taking the bestest decision is known as management. And I am again coming back to this word. What is oikonomia class? Household management. Household management of what? आप बोलेंगे अब. Unlimited wants and scarce resources. Resources are scarce or limited, but they have alternative uses. What we do from the alternative use, we choose the best alternative. We choose the best alternative. We choose the best alternative. It is choice making. They have different uses. हम बेस्ट चूज कर लेते हैं. तो यही हमारी समस्या का समाधान है. और इसी शब्द को कहां पे रिसर्च हुआ, कौन सी कंट्री में, आपसे पूछेंगे एमसीक्यू में, ग्रीस में. और ग्रीस में भाषा कौन सी बोली जाती है, ग्रीक. और वहां पे ये वर्ड का खोज हुआ, और बाद में इकोनॉमिक्स बोला गया अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश और अकॉर्डिंग टू इंडियंस अर्थशास्त्र. आई होप इट इज क्लियर. अब आगे चल रहे हैं, फिर मैं आपको कॉपी करने के लिए बोलूंगी और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी. अगर आपसे पूछे ये जो प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, सब फेस कर रहे हैं, एवरीवन इज फेसिंग. अगर आपसे बोल दे एक माइथिकल इकोनॉमी है जहां पे सारे बिलियनर है, सारे एक से बढ़कर एक अरबोपति बैठे, अब वहां पे ये समस्या नहीं होगी. पूछ रही हूं, होगी या नहीं होगी, वहां पे भी होगी. एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे सारे एलन मस्क बैठे हुए हैं, समस्या होगी या नहीं होगी,
होगी, मतलब ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पे ये प्रॉब्लम ना हो. सो वी कैन अंडरस्टैंड everyone is facing what? Economics की problem of unlimited wants and limited resources, unlimited or scarce resources. The resources have alternative uses. We choose the best alternate. I hope it is clear the crux. Are you ready for 1 or 2 MCQs? चलिए 2 MCQ आपके सामने. So read question number this. Question number 12th. Everyone. Answer is ऐसा कोई है ही नहीं. कितना भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन करे आप, एडमेंट रहना, ऐसा कोई है ही नहीं. बोल रहे हैं प्री इंडिपेंडेंट सब फार्मर थे, थी प्रॉब्लम. आपको बोल रहे हैं माइथिकल, माइथिकल मतलब इमेजिनरी, सब बिलियनर. अरे वहां पे सब ट्रिलियनर बनना चाहते हैं. आपको इकोनॉमी सब बराबर, लोग कहेंगे इससे और क्या. सो नोबडी इज सैटिस्फाइड अनलेस एंड अनटिल कोई हिमालय में जाके तपस्या नहीं कर रहा हो, वो एक्सेप्शन हो जाएगा, वरना नन ऑफ द अबव. एक और क्वेश्चन देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3. In economics we use the term scarcity as absolute, मतलब वो तो भाई बहुत ही लेस डेवलप कंट्री में होती है जहां पे सब भूखे हैं, इनको खाने को नहीं मिल रहा है, माल न्यूट्रिशन. एब्सोल्यूट स्कार्सिटी मतलब लेस डेवलप कंट्रीज ओनली. ओके, तो इसे काट दो. अगला वर्ड, इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ द सोसाइटी. कंपैरेटिवली हमारे रिसोर्सेस कंपैरेटिवली हमारे इच्छाओं के मुकाबले कम है. फिर स्कार्सिटी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ बिजनेस फेलियर एंड नेचुरल कैलामिटीज. बेटे स्कार्सिटी तो हमेशा ही रहती है, अच्छे दिन में भी रहती है. ठीक है, सो आंसर विल बी बी. नाउ यू कैन आंसर वन मोर, द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6. इट इज वेरी सिंपल. बिकॉज वाई नॉट अदर, बिकॉज यहाँ पे नॉट 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 है और ई तो ऑप्शन होता भी नहीं है, पर यहां पर हाउस होल्ड मेंशन, तो यहां पे हाउस होल्ड भी है, बिजनेस भी है, गवर्नमेंट भी है, नेशन है, सब है. सो एवरीवन इन इकोनॉमिक सिस्टम इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम. आई होप इट इज क्लियर टू यू. देन नाउ शेल वी कॉपी दिस. जब तक बुक्स नहीं आती हम ये कॉपी कर ले, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलती हूँ. ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन फ्रॉम हेयर. हूसोएवर लेट ज्वाइन लेट, उनके लिए मैं रिकॉल कर रही हूँ. हम देख रहे हैं, आप लिखते जाइए, मैं रिकॉल कर रही हूं. इकोनॉमिक्स एक ग्रीक शब्द से आया जिसका मतलब क्या है? ओइकोनोमिया. ओइकोनोमिया 2 शब्द में बटा है, ओइकस एंड नोमस. अच्छा, इससे पहले ना मैं बता रही थी कि हमें सीए क्यों करना चाहिए. कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है? 100 मार्क्स का. नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा. ओइकस एंड नोमस का मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट. ठीक है, management of what? Unlimited wants and limited resource. Resources are scarce, relatively scarce. ठीक है, don't write down the example. Very good, Ayushi Sharma online, who is answering the all questions right. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो राइट इट इन द चैट बॉक्स. अगर जो भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, लाइक आयुषी शर्मा इज राइटिंग. मेंशन दिस हाईलाइटिंग पॉइंट. स्केयर्स रिसोर्सेस आर रिलेटिवली स्केयर्स. ऊपर का लिख लिया था ना? शुड आई स्क्रॉल इट अप? ऊपर दिखाओ.
ये अनलिमिटेड वांट्स के एग्जाम्पल है, रिसोर्सेज स्केयर्स है, वो रिलेटिवली स्केयर्स है। एग्जाम्पल लिखने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। Should I make it down? ये जरूर मार्क करना, ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट। ऐसे लिख दो, स्कार्सिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। लिखा, स्कार्सिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। सीधा मैं लिख रही हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, एवरीवन इज फेसिंग इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड ड्रॉन, लिमिटेड रिसोर्सेस, resources have alternative uses and we choose the best alternative. Just write it down and we are done with the crux. यही लाइन सिखाई है, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया। Write down the doubts in the chat box. ठीक है, डन। सब्जेक्ट का नाम क्या है 60 मार्क्स के सब्जेक्ट का? इंडिविजुअल मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, गवर्नमेंट मैनेजमेंट, पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम इसको क्या करते हैं? बिजनेस को मैनेज, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कई लोग इसको बुलाते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। एक जगह मैंने कॉलेज में एमबीए में पढ़ाया और सेम सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का नाम क्या? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं ना, जो अंडर ग्रेजुएट, सीए फाउंडेशन इज एन अंडर ग्रेजुएट लेवल। जितने बीकॉम बीबीए में बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, एमबीए में क्या बोलते हैं इसको? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और वो बेसिक्स तो वहां पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। फिर वहां पे केस स्टडीज ज्यादा हो जाती हैं, केस स्टडीज कम होती है। ठीक है, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक केस लेट आपके सामने रख। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट का नाम यही है। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कैपिटल? कैपिटल शब्द से आप क्या समझते हो, बताओ? कैपिटल में ओनर्स फंड में क्या क्या आ जाएगा? इक्विटी। व्हाट एल्स? शेयर होल्डर फंड, इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी रहता है, पर अब वो कहां चलता है? उस जमाने में कम हो गया है अब। रिजर्व्स एंड और क्या? हाँ जी, हम यहां पे अगर वाइडर में बात करें होल पैसे की जो हमारे धंधे में आती है, वहां पे आउटसाइड फंड भी आ जाता है। और आउटसाइड में बेटा लोन भी आ गया हमारे पास, बाहर से लिए हुए डेब्ट्स भी हो गए। ठीक है, तो वी हैव ऑल मनी लाइक दिस इन अवर कंपनी। सो लेट्स से वी हैव अ कैपिटल ऑफ 50 CR, सब मिलाकर, लोन, इक्विटी, डेप्ट एंड इक्विटी मिलाकर 50 CR रुपए अपने पास। नाउ इस 50 CR को हम फाइनेंस में बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स। अच्छा, आपको अभी से बता देती हूं, इकोनॉमिक्स जैसे इज अ बेसिक ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस आप सीए इंटर में पढ़ते हो
और फाउंडेशन में फाइनेंस नहीं बोला, क्या पढ़ा रहे हैं? इकोनॉमिक्स। और इसका हायर लेवल क्या होता है? फाइनेंस। अब अकाउंट्स का हायर लेवल अकाउंट्स, लॉ का हायर लेवल लॉ, और मैथ्स का लेवल मैथ्स। पर इकोनॉमिक्स का हायर लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, जो सीए इंटर में आता है। ठीक है, तो अब हम अगेन जब फाइनेंस की बात है इकोनॉमिक्स में, तो वही बात कर रही हूं। इट इज बेसिकली द सोर्सेज ऑफ फंड। कितना है? 50 करोड़। क्या ये फंड अनलिमिटेड है? कैन आई राइट डाउन? दिस इज लिमिटेड रिसोर्स विद, ये लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब बिजनेस के अनलिमिटेड वांट्स देखना, बिजनेस के अनलिमिटेड वांट्स बहुत सारे भाई साहब, बहुत सारे। बिजनेस बड़ा परेशान है, कह रहे मैं अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर दूं। व्हाट इज एक्सपेंशन? ये एक खोला हुआ आईजीपी, दूसरा आईजीपी बगल में खोल दूं। एक ना अपने अपने काम में एक ब्रांच है, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, 100 ब्रांचें खोल दूं। एक्सपेंशन नहीं। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्या किसी और के धंधे में पैसा लगा दूं? शेयर मार्केट में ही डाल देता हूं, उसी कंपनी का शेयर खरीदता हूं, वो कमा के दे देगा मुझे, रिटर्न ही तो कम आएगी, मेहनत भी तो कम होगी, कॉस्टिंग भी तो कम होगी। ऑप्शन सी। सब छोड़ो, अपने करंट बिजनेस में पैसा लगा दूं, स्टॉक ही और खरीद के ले आता हूं, नए तरीके का माल, तो करंट बिजनेस में पैसा लगा देता हूं। सो दीज आर द अनलिमिटेड वांट्स। अब एक्सपेंशन भी मांग रहा है बेटे 50 करोड़, दूसरा बिजनेस कह रहा है मैं तो कम से कम 50 करोड़ लूंगा, और करंट बिजनेस कह रहा है हमारे बिजनेस में सामान भी कम से कम 50 करोड़ का चाहिए। तो यार वांट्स तो 150 करोड़ की है, और रिसोर्सेस कितने हैं? 50 करोड़। क्या करें जी? अब अगेन प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम किसकी आ गई? लिमिटेड रिसोर्सेस एंड कहां पे आई ये प्रॉब्लम? बिजनेस में। यही अपना सब्जेक्ट है। तो अब बताओ क्या चूज करूं? अगेन प्रॉब्लम किसकी आई है? दिस रिसोर्सेस, फिर दोबारा, हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब ए बी सी कुछ भी कर लो। अब ऑल्टरनेटिव यूजेस है, वी आर गोइंग टू चूज। हम तो बेस्ट ही चूज करेंगे। अब मैम कर लेते फिर, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ए बी सी कुछ तो लगा देंगे ना। जय माता दी, बस तुक्का लगाएंगे, सिक्का उछाल लो। इज दिस अ वे? इज दिस अ वे वी चूज? 50 CRs, maybe the equity belongs to some person who is giving us a huge amount। उसने बहुत बहुत बोला कि मुझे कम से कम इतना पैसा चाहिए, मैंने महंगे में पैसा उठाया, मैंने लोन ले रखा है, 15% ब्याज दे रही हूं। मैंने अगर मान लो आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्टर हो, आप बोल रहे हो मेरे को कम से कम इतनी रिटर्न चाहिए वरना पैसा वापसी ले लूंगा। ये बड़ी मुश्किल से 50 करोड़ है मेरे धंधे में, ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे दोगे, मैं नहीं उठ जाना है इस देश से। अभी हाल ही में मैंने सुना रेडिसन ब्लू के ओनर हैज डन अ सुसाइड एंड ही इज मेकिंग लॉट ऑफ मनी। आई डोंट नो, फिर उसको यही प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या? मे बी हैज टेकन अ रॉन्ग डिसीजन, और उसकी इन्वेस्टमेंट जहां पे भी उसने करी वहां पे लॉस हो गया। इन्वेस्टर्स पैसा मांग रहे हैं, बीच में इतना अमीर आदमी भी कह रहे मैं अपने सारे एसेट्स बेच दूंगा तो मैं कहां जाऊंगा। तो ही हैज चूजन सुसाइड ओवर इट। कैन यू इमेजिन? I don't want to talk negative, but still, decision making is not simple. It is very complex. So, A, B, C में से वो चूज करूं जहां पे क्या हो? मैक्सिमम रिटर्न्स। अब मैं आपको एक केस बताती हूं। इन्फोएज एक कंपनी है, इन्फोएज की खुद की कंपनी है, 99 एकर्स, नौकरी.com और जीवन साथी, नौकरी और 99 एकर्स। छोटी कंपनियां का मालिक नहीं है। अगर तुमसे बोलूं नौकरी.com का दूसरा ऑफिस खोलता है तो वो एबीसी में से क्या कर रहा है? एक्सपेंशन। अब वो जोमैटो के 30% शेयर खरीदता है तो क्या कर रहा है एबीसी में से? अगर वो करंट शादी.com के ऑफिस के अंदर ही पैसा लगा दे
तो अब उसे देखना है ना रिटर्न्स कहां ज्यादा है। अब आपके सामने वो कैलकुलेट करेगा जिसमें उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हेल्प चाहिए होगी कि एक्सपेंशन कितनी दे रही है, एक्सपेंशन 15 दे रही थी, इन्वेस्टमेंट 17 दे रही थी, करेंट बिजनेस 13 दे रही थी, बताओ क्या चूज करेगा। तो यही चूज करना होता है, कैलकुलेट होता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा क्या होती है, टेक्निक्स। वो टेक्निक्स हमको सीखनी है, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यही इकोनॉमिक्स का बेसिक्स है। तो यानी ये जो कहानी आपने 11वीं में पढ़ी है, भाई साहब रिसोर्सेस क्या है, कम, यूजेस क्या है, बहुत सारे, हम तो बेस्ट चूज करेंगे और क्योंकि मैक्सिमम रिटर्न जिसकी होगी वही हम चूज करेंगे। भाई चूज कैसे करोगे, ये चूज करने के लिए क्या है, चूज करने के लिए बेटा वी हैव टूल्स एंड टेक्निक्स जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस वॉज अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स, यही पढ़ना है। अब मैं आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करा रही हूं, चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, पर इससे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मेरे साथ देख रहे हैं एक बार, जल्दी से देखेंगे, जल्दी 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 जल्दी। ये देखो, ओके तो मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एज दिस इज योर आईजीपी की बुक, स्टडी मटेरियल ऑफ, इट्स माय बुक। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक एनालिसिस। व्हाट इज इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, पैसों का एनालिसिस। हमारे एग्जाम्पल में हमने कितने पैसों का एनालिसिस करा है, बोलो 50 करोड़ पैसों का एनालिसिस करो टू मेक बिजनेस डिसीजन। डिसीजन मतलब एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट, करेंट बिजनेस, इन्वॉल्विंग बेस्ट यूज। बेस्ट यूज मतलब जहां पे रिटर्न्स क्या हो, मैक्सिमम रिटर्न्स हो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्कार्स रिसोर्सेस। भैया बड़े 50 करोड़ बड़े मेहनत के, आप ना फाइनेंशियल एनालिसिस करो। फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब टूल्स और टेक्निक लगाओ, और टूल्स एंड टेक्निक लगा के ऐसा डिसीजन लो जो आपको एबीसी में मैक्सिमम रिटर्न करे। आप बेस्ट यूज करो अपने रिसोर्सेस को, जिससे रिटर्न्स क्या है, मैक्सिमम। यही बिजनेस इकोनॉमिक्स है। दिस इज अ डेफिनेशन, कॉपी दिस ओनली, दिस डेफिनेशन। और इसी के साथ बेटे आपको ना क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, हु डिफाइन दिस कॉन्सेप्ट, आप बोलोगे जॉयल डीन। जॉयल डीन, जॉयल डीन इज एन इकोनॉमिस्ट। जॉयल डीन क्या है बच्चे, इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला, रुक जाना, क्या बोला, सेम बात, इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, टूल्स लगाओ, टेक्निक लगाओ, फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज मतलब डिसीजन मेकिंग, टूल्स लगाओ, टेक्निक्स लगाओ, फिर बेस्ट चीज चूज करो, रिटर्न्स क्या है उससे मैक्सिमम आए। यही जॉयल डीन ने बोली। बात दोनों सेम ही नहीं लग रही तुमको, बोथ आर सेम, लैंग्वेज इज डिफरेंट। तो मेरे साथ पूरी क्लास बोल रही है व्हाट, रटना कुछ नहीं, एक तो पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ समझना है। किसका एनालिसिस करो, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल एनालिसिस, टूल्स एंड टेक्निक्स लगा लो। अच्छा लगा के क्या करें, डिसीजन करना है कि हमें क्या चूज करना है, ए बी या सी, जिससे हमारे स्कार्स रिसोर्सेस का क्या हो, बेस्ट यूज, यानी रिटर्न्स क्या है, मैक्सिमम। इसी को बोलेंगे फॉर्मुलेशन, चॉइस मेकिंग, बिजनेस पॉलिसी। तो ये बात जॉयल डीन ने बोली है। सो बोथ द कॉन्सेप्ट आर सेम, सो कॉपी बोथ द लाइन्स। अमित कुमार, वॉट एवर डाउट यू हैव यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिखो जो आपकी डाउट है। इफ यू हैव अ डाउट आई विल रिप्लाई टू यू। How many of you in this class is pursuing college? Acha, all great. BCom honors, BCom.
So you're coming late, then you're attending the classes. Good. So I've also done regular BCom honors from DU. Same. And this is good because BCom honors subject and CA subjects are same. CA इंटर तक BCom honors में बहुत same मिलेगा. Finance, cost, अभी इंटर में बढ़ोगे same. So give this attempt early and go with that. Okay, Ayushi. Good. Got it, बच्चा? चलो नेक्स्ट. एक सेकेंड. So let's start the chapter 2. Up तक I have given you the definition of economics and business economics. What is the definition of economics? It is coming from everyone. Greek word known as oikonomia. Oikonomia is categorized into how many parts? 2 parts. Oikos, nomos, also known as nemen, known as household management. Of unlimited wants and limited resources. Resources have alternative uses. We choose the best alternative. This is known as choice making, decision making, or management of resources. And this problem is faced by everyone. And when this problem is faced by business, it is known as business economics. And business economics ke we are starting with chapter number 2. जैसे मैंने बोला था, chapter number 2 और 3 मिला के कितने मार्क्स के आएंगे आपके फाउंडेशन में? बताया था 21 to 24 मार्क्स. मतलब ये एक मेजर पार्ट कवर करते हैं. अब 40% पेपर है. अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स का देखूं चैप्टर 2 and 3 से. अब 2 में हम क्या बातें पढ़ते हैं? अच्छा, चैप्टर 2 डिमांड है. मैम बड़ा आसान पढ़ा है. You can't imagine the level of questions they are asking. They are in this subject, what they are doing, they are merging maths with economics. This subject is less of economics and known as econometrics. I have recommended to ICI because being a CA member, we are supposed to tell them कि you should correct this way. तो मैंने लिख के भेजा कि आप सब्जेक्ट का नाम क्या कर दो? इकोनोमेट्रिक्स. इकोनोमेट्रिक्स का मतलब होता है मैथ्स and economics together, but they said ki we have other chapter also, but chapter 2 is very complex, having mathematics thing also. So demand ka base will be same, but the level, the slopes, the calculations will be bit technical. So demand and supply is categorized into 4 parts. This chapter 2 is categorized into 4 parts. So first is demand. Second is इसी में elasticity of demand. Elasticity. ठीक है? After this we have supply and then we have elasticity of supply. Same we have. अच्छा, इसके बाद है नहीं, पर मैं बीच में ये कराती हूं. मैं अपनी तरफ से लिख देती हूं. मैं क्यों कराती हूं? क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं. खैर, ये जो चैप्टर मैं यहां पे लिख रही हूं ये चैप्टर 4 का पार्ट है, पर मैं डिमांड सप्लाई के बाद ही करा देती हूं. डिमांड सप्लाई के बाद हम इक्विलिब्रियम कर लेते हैं. खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ चैप्टर 4. देन आफ्टर दिस
वी हैव, ये इसको ऐसे लिखते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, एंड द लास्ट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कह रहे हैं थ्योरी, पर बिल्कुल थ्योरी नहीं है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, बिकॉज यू आर गोइंग टू मेजर मल्टीपल थिंग्स, MUM, प्राइस एंड मल्टीपल थिंग्स। सो ये हमारी चैप्टर 2 है। अब लॉजिकली अगर आप बिजनेस का एंगल देखो, कोई भी बिजनेस हो, सबसे फर्स्ट स्टेप उसका पता है क्या होता है? डिमांड फोरकास्टिंग। एक हाइपोथेटिकली इस चैप्टर का सीक्वेंस बताती हूं एक एग्जाम्पल से। ये मेरा बिजनेस था ब्लैक टी का, ठीक है, मेरा बिजनेस था, मेरी कंपनी का नाम है आकांक्षा लिमिटेड, सीधा पब्लिक लिस्टेड कंपनी, ब्लैक टी बेच रहे थे। खैर अपने पास ऑप्शन था, अपने पास टी उगाने की बहुत सारी चीजें हैं, तो हमने कहा ब्लैक टी बना रहे हैं, चलो चलो चलो, क्या बनाते हैं आप? ग्रीन टी। तो ग्रीन टी बनाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो मैं लूंगी, दैट विल बी डिमांड फोरकास्टिंग। व्हाट इज फोरकास्टिंग? प्रिडिक्शन। मैम फिर आप पंडित जी के पास गई होंगी, आपने जन्मपत्री दिखाई होगी, हरी चाय बेचूं या नहीं? पंडित जी बताएंगे नक्षत्र भारी है, बिल्कुल मत बेचो। शुड आई डू दिस वे? So demand forecasting is again a technique, the tool how we actually predict the future demand of a product. I am going to teach you the tools, statistical tool, graphical tools. We have barometric techniques, we have Delphi techniques, multiple techniques are there in the syllabus. So that from that we are going to understand कि product की future की demand है या नहीं. This is step 1. ठीक है, स्टेप 1 ने हमें बता दिया हाँ फ्यूचर में प्रोडक्ट बिकेगा। स्टेप 2, भाई साहब कंज्यूमर बिहेवियर तो देख लो, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है? कोविड के बाद पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस, दे आर मोर इनटू भाई ऑर्गेनिक लेंगे, जिंदा रह लें, आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज वेरी लेस। एक मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही थी, नाउ 30s आर न्यू 50s। मैंने कहा क्यों? कह रहे आजकल 50s तक तो क्या ही पहुंचेंगे, तो 30s आर न्यू 50s। तो बिकॉज पीपल आर वेरी मच कॉन्शियस कि बॉडी में अब क्या हो जाए, जितनी चीजें आपने देखी है, और अब साइड इफेक्ट्स देख रहे हैं हम 2021 के। इतने लोग को, मतलब माय मदर हैड अ कोविड, नाउ अभी पता चला शी हैड अ होल इन द आई, मतलब उनको विजिबिलिटी इशू आ गया बहुत ज्यादा। तो अभी हमने दिखाया कि आई के अंदर एक होल आया। अब होल क्यों आया, रीजन क्या? डॉक्टर हैज गिवन steroids she has eaten at the time of COVID, and this is the effect. So this is a problem nowadays. So people are becoming more health conscious. So the consumer of behavior. फिर हमने Instagram देखा, हर बंदे को देखो इन्फ्लुएंसर बना, इन्फ्लुएंसर में क्या दिख रहा है? जिम की वीडियो, ये न्यूट्रिशन, खाने की हेल्दी, प्रोटीन, ये फैट, ये कार्बोहाइड्रेट्स, तो सब लोग हेल्दी चीजें ले रहे हैं, तो कंज्यूमर बिहेवियर भी हमें ओके लगा। अब नेक्स्ट स्टेप 3, देख लो मार्केट में डिमांड में कोई इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, इसके प्राइजेस क्या रखने चाहिए, इसके साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी बेचना है, हमें लोगों की इनकम है इसे अफोर्ड करने की, कौन सी लोकेशन पे बेचोगे, तो यू हैव टू सी द डिमांड. Demand is a dependent variable. This is dependent upon multiple factors. Okay. Then what will be the step 4? Calculate the elasticity. What is elasticity? I'll be teaching you price elasticity, income elasticity, cross elasticity, advertisement elasticity. मैम एडवर्टीजमेंट की भी इलास्टिसिटी होती है? हाँ, लोग अपने एडवर्टीजमेंट बजट पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, फिर मालिक पूछता है कितनी सेल बढ़ी है? मैंने तो 10 करोड़ दिए थे, तूने एडवर्टीजमेंट में 10 करोड़ लगाए किसी ने, और सेल बढ़ी उसके मुकाबले 0, तो बेटे निकाल देते हैं लोगों को नौकरी से। और वो पता कैसे चलता है? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी से. सो देयर आर मल्टीपल लेवल ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द कैलकुलेशंस.
So this is a real chapter which is important in business economics. And who used this chapter? Business manager. For, can you say? डिसीजन मेकिंग के लिए फोरकास्टिंग भी करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर भी देखेंगे, डिमांड डिपेंडेंट है वो भी देखेंगे, फिर डिमांड की इलास्टिसिटी भी कैलकुलेट करेंगे, तब जाके तो डिसीजन मेकिंग होगा ना। तो मतलब मैं आपको अब क्या सिखाना शुरू करी हूं? टूल्स। समझ आई आपको? इज दैट क्लियर? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट 1 डिमांड। ठीक है, डिमांड में बिकॉज आज बिल्कुल बेसिक क्लास है, मुझे लगता है अभी भी मैंने कोई आपको किसी भी टॉपिक को नहीं फुल फ्लैश कराया, मैं ओवरऑल ग्लांसेस ज्यादा दे रही हूं। अब मैं स्टार्ट एक्चुअल में कर रही हूं। ठीक है, तो यहां देखते हैं। ओके, तो कौन सी गाड़ी है? लड़कों से पूछना चाहती हूं मैं। ठीक है, लड़कियों को भी पता ही है ना? हाँ मैम, आप ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करो, मुझे कम पता रहता है इसलिए मैंने ऐसे बोला। तो अल्टीमेटली नाउ द बिजनेस मैनेजर ऑफ Bugatti is taking a decision, and before taking a decision he is just checking a demand forecast, the behavior, the elasticity, and from that he is evaluating. तो जी इसकी कीमत है 11.5 से 12 करोड़ ओनली। ठीक है, अब यहां पे 3 लोग आपके सामने दिख रहे हैं। अब सवाल है, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही, क्या मैंने भी अच्छी सी फोटो लगाई है अपनी, क्या फोरकास्ट करते हैं डिमांड? ठीक है, या डिमांड कैलकुलेट करते हैं? डिमांड हो रही है बेटा, जल्दी बताओ। मेरी डिमांड हो रही है इस गाड़ी की। तुमने मुझे पहले गरीब कह दिया, मैं नहीं बात कर रही तुमसे। चलो, डिमांड क्रिएट हो रही है। ये जो नोट दिखा रहा है आप में, जो वो नोट दिखा रहा है, डिमांड क्रिएट हो रही है? यस नो? अच्छा, जिसने नोट दिखा रहा है, लो मैं भी गड्डी निकालती हूँ। चलो, शक्ल तुमको ज्यादा अच्छी लग रही है। फिर इधर डिमांड क्रिएट हो रही है। ऋतिक रोशन कह रहा है ये इसकी डिमांड क्रिएट हो रही है इस गाड़ी में, हाँ या ना? अभी तुम तीनों में से किसी का भी नहीं कह सकते हो। इसके लिए तुम्हें 3 शब्द देखने पड़ेंगे। द फर्स्ट वर्ड डिजायर, दूसरा शब्द औकात, एबिलिटी टू परचेस। ठीक है, और तीसरा शब्द विलिंगनेस टू परचेस। 3 शब्द, 3 मैजिकल शब्द। क्या मैम आपकी डिजायर है? क्या आपकी इस गाड़ी को लेने की इच्छा है? इच्छा है बेटे, सपना है मेरा, इसे लेने का सपना है, लूंगी बेटे एक दिन, देख लेना। चलो, आई हैव अ डिजायर टू हैव दिस कार, आई ड्रीम ऑफ दिस। तो डिजायर ही तो है, सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कहां से होंगे? ठीक है, इससे पूछा भाई तुम्हें पसंद है, तुम्हारी इच्छा है? कह रहा हाँ मेरी भी इच्छा है। इनसे पूछा क्या तुम्हारी इच्छा? ही सेड हाँ मेरी भी इच्छा है, ही सेड इट। ठीक है, तो एवरीबॉडी इज सेइंग कि मेरी इच्छा 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 इच्छा। अब बिजनेस मैनेजर कह रहा है डिमांड क्रिएट हो गई, सबकी इच्छा है, इज इज अ वे? नो, ही शुड कम टू द स्टेप 2। व्हाट इज स्टेप 2? एबिलिटी टू परचेस। डू यू हैव औकात? मैंने तो क्रॉस लगा दिया भाई, सच्ची में। मतलब हो भी तो सही, तो सारी जीवन में जितना कमाया है सब जायदाद घर वर सब बेच के आएगा ये मामला, सब चीज बेच के, जमीनें भी निकाल दी, गाँव सब जो भी लिंक्ड है, पति की भी जमीनें बेची, अपनी भी बेची, सबकी बेची, तो एबिलिटी टू परचेज आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब जब है ही नहीं तो हटा दिया मामला। ये आदमी है बेटे, इसकी 1000 करोड़ की टर्नओवर है ओनली। क्या इसमें एबिलिटी है? टिक मार देती हूँ। ऋतिक रोशन है भाई, मुझे बहुत अच्छा सा लगता है इसलिए लगा दिया मैंने यहाँ पे। एबिलिटी है भाई इसकी, औकात इतनी तो है भाई। 100 करोड़ तो इसने अपनी एक्स वाइफ को दे दिया,
नई गर्लफ्रेंड को और घुमा रहा है, इसमें भी एबिलिटी है भाई. यस यस यस, एबिलिटी इज देयर. नाउ द नेक्स्ट स्टेप. ओके, यहां पे प्लस करते हैं और विलिंगनेस टू परचेज. जब औकात ही नहीं है तो कहां से स्पेंडिंग होगी? क्रॉस लगा दूं. ये यही स्टेप पे नहीं है. अब आया ये यहां पे डिजायर है, इच्छा है, एबिलिटी है. तो मैम विलिंगनेस में क्या डिफरेंस है? एनीवन इन दिस क्लास? एनीवन इन दिस क्लास? सेम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे मैं मॉल गई और मैंने एक जूते पसंद करे, 8,000 रुपए के थे. ठीक है, अब मैंने अपने पर्स में देखा तो मेरे पास 8,000 रुपए कैश था. मैंने कहा चलो जूते ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास जूते मुझे चाहिए, विंटर्स आ रहा है, आई वांट शूज. तो डिजायर थी जूतों की, एबिलिटी भी थी. फिर मैं रुक गई. मैंने कहा सेल लगेगी ना बीच में, तब खर्च करूंगी. मैंने अपना मन रोक लिया, बिकॉज मैं एंड ऑफ सीजन का, Myntra का, Amazon का आदत बेकार हो गई है ना. मैंने कहा ये बिल्कुल फ्रेश में मिल रहा है. आजकल आदत ऐसी हो गई है, फ्रेश में ले लिया, 100% खर्च करा, 20% का तो वेट कर लो, तब ले लेंगे 20% ऑफ में या 30% ऑफ में. और जब 50% हो जाए, ऐसे कसम से मजा आ गया, जीवन बन गया आज तो बेटा विलिंगनेस टू स्पेंड खत्म हो गया ना. सेम 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 ये अमीर आदमी सोच रहा है, कह रहा है 12 करोड़ की गाड़ी ले लूं. अभी तो मेरे को नया बिजनेस प्रोजेक्ट आया हुआ है, इच्छा है गाड़ी लेने का, पैसे भी है, पर मैं सोच रहा हूं मैं 12 करोड़ यहां पे अभी डेप्रिशिएबल एसेट पे ना लगाऊं, एप्रिशिएबल एसेट पे लगा दूं, और ऐसे एसेट पे लगा दूं, उससे फिर जो कमाऊंगा फिर खरीद लूंगा ये गाड़ी. बिजनेस मैनेजर्स बड़े परेशान है, ऐसे लोग की सोच है. पर ऑल द बिजनेस मैन थिंक दैट वे कि इट्स बेटर टू इन्वेस्ट दिस मोटा मनी इन समवेयर टू अर्न फ्रॉम दैट एंड बाय कार्स. एंड दिस इज हाउ वी शुड बाय द कार्स. ये फाइनेंस में टेक्निक है. आप ना जितना गाड़ी या घर का पैसा हो, उसे आप गाड़ी या घर तभी लो जब आपके पास उतना ही पैसा है, और उस पैसे को आप इन्वेस्ट करो, उसमें से जो कमाओ उससे उसकी EMI पे करो. दिस इज हाउ वी डू. कैपिटल वही की वही और गाड़ी भी आ गई. तो इसने अभी प्लान को, इच्छा थी, पैसे भी थे, पर इसने खर्च यहां पे. इससे पूछा इच्छा है, पैसे है, इसने बोला एक पल का जीना फिर तो है जाना. इसने बोला आई शुड स्पेंड इट ऑल्सो बिकॉज यू, इसके लिए डिजायर, एबिलिटी एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड इट. भाई पैर पकड़ लिए मैनेजर ने इसके. फाइनली इसने बोला डिमांड क्रिएट, एक की तो हो गई. दिस इज नोन एज क्रिएशन ऑफ डिमांड. आपसे पूछेंगे हाउ द डिमांड इज क्रिएटेड. फर्स्ट ऑप्शन ए डिजायर, ऑप्शन बी एबिलिटी, ऑप्शन सी willingness to purchase, option D all of the above. So this is known as demand is created. Demand is created. Desire plus ability plus willingness. ठीक है, क्रिएशन ऑफ डिमांड समझ आया. अगला शब्द आता है दूसरा, एक्सप्रेशन. ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है. क्रिएशन, एक्सप्रेशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. नाउ वी नीड टू एक्सप्रेस. हमें क्या एक्सप्रेस करना है कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए. बोला ये एक चाहिए मुझे गाड़ी, अपनी नई गर्लफ्रेंड के लिए चाहिए. अब प्राइस में भी बेटे मॉडल्स थे, 8 करोड़ का भी था, 10 का भी, 11.5 का भी था, एक बड़ा हाई मॉडल 14 करोड़ का भी था. तो इस प्राइस पे चाहिए, और मुझे ये गाड़ी उसके बर्थडे पे चाहिए, 1 महीने के अंदर अंदर. आई वॉन्ट दिस कार टू गिफ्ट हर ऑन बर्थडे. सो ही एक्सप्रेस्ड ऑल्सो. अब तुम दुकान पे, तुम्हारे घर में जैसे मन करे, गर्मी, यहां सर्दियां बहुत आई, चलो हलवा बना लेते हैं, तो हलवा बनाने के लिए चीनी चाहिए. अब तुम कभी जाओगे यार किराने की दुकान में, चीनी दे दो, तो चीनी, अब वो बोलेगा कितनी, कितने वाली, कौन से ब्रांड की, कब चाहिए. तो दिस इज अ क्वेश्चन. यू शुड एक्सप्रेस योर डिमांड. यू शुड से 5 किलो चीनी दे, 40 वाली दे, अभी दे, महीने भर चलानी है. सो यू एक्सप्रेस द डिमांड इन क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम. आई सेड ये क्लास में बच्चों के अगर 100 मार्क्स आते हैं सबको. अच्छा मैं टेस्ट लेती हूं बेटे एप्लीकेशन पे हर वीक, और वही रहता है 60 मार्क्स, 80 मार्क्स. फुल मार्क्स चॉकलेट, फुल मार्क्स चॉकलेट. तो हर बार क्लास में क्वांटिटी
2 बच्चों की हाईएस्ट है, 2 चॉकलेट लाई में 100 रुपए वाली, परसों क्लास लेनी है, तो आई एम एक्सप्रेसिंग माई डिमांड. दिस इज क्रिएशन, दिस इज एक्सप्रेशन. नाउ इफ वी से, अगर मैं बोलूं एक हाउ ये क्या हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट. सिप से अगर मैं बोलूं हाउ डिमांड इज एक्सप्रेस्ड. माय क्वेश्चन इज जस्ट प्लीज आंसर करना, मैं एमसीक्यू लिख देती हूं. ऑप्शन ए एबिलिटी, ऑप्शन बी विलिंगनेस, ऑप्शन सी डिजायर, ऑप्शन डी क्वांटिटी एंड टाइम. क्या आंसर करोगे? क्वांटिटी एंड, बिकॉज दिस इज एक्सप्रेशन क्लियरली, दिस इज नॉट एक्सप्रेशन. एंड द क्वेश्चन इज लाइक दैट, हाउ द डिमांड इज क्रिएटेड, ऑप्शन विल बी क्रिएट के ऐसे दिए होंगे, ए क्वांटिटी, बी टाइम, सी प्राइस, डी एबिलिटी प्लस विलिंगनेस. क्या बोलोगे? एबिलिटी एंड, सो वी हैव दिस इज creation and expression of demand. So kindly write down this, creation and expression of demand. Please लिखेंगे इसे. Very good आयुषी. Thank you अमित if you says that कि मैं गाड़ी ले सकती हूँ. Thank you जी. You have all ghee and shakkar in your mouth. डन क्रिएशन एक्सप्रेशन क्लास. चलो, तो अभी इससे क्या समझ आता है? डिमांड क्रिएट हो गई, एक्सप्रेस हो गई. अब सवाल है, अगर डिमांड एक्सप्रेस हुई क्वांटिटी में, टाइम में और प्लेस में, आई वॉन्ट 1 चॉकलेट ऑफ 170 rupees right now, I am expressing my demand. So just tell me, this concept is a flow concept or a stock concept? It is a flow concept or a stock concept? Flow, stock. Raise your hand जो flow बोल रहे हैं और जो stock बोल रहे हैं. तो मतलब इट्स खाओ ब्रिटानिया 50-50. इट इज लाइक, अब आगे बताना, मैं मीनिंग लिख देती हूं. फ्लो मीन्स एट अ या ओवर, सॉरी यहां पे राइट वर्ड लिखती हूं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम. स्टॉक मीन्स एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. हाइपोथेटिकली अभी डिमांड को साइड में रखती हूं. ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग एक स्टॉक है जो मेरी बैलेंस शीट के एट 31 मार्च को मैं लिखती हूं. 31 मार्च को मेरी बिल्डिंग 2 करोड़ की मैंने लिख दी एट अ पीरियड. पर बिल्डिंग पूरे साल मुझे एक इनकम देती है. हर महीने मुझे बिल्डिंग से क्या आता है? रेंट. वो रेंट क्या है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम. तो बिल्डिंग को आप क्या बोलोगे? स्टॉक. और रेंट को क्या बोलोगे? फ्लो. तो रेंट इज अ फ्लो, रेंट इज अ इनकम एंड बिल्डिंग इज अ स्टॉक. डिमांड इज ऑलवेज मुझे इस महीने, इस पर डे और पर वीक और पर मंथ और पर क्वार्टर और पर हाफ ईयर एक्सेट्रा, पर ईयर मुझे ये चाहिए, ये प्राइस पे चाहिए, ये टाइम पे चाहिए, इतना चाहिए. सो डिमांड इज अ flow concept. It is not stock. It is not at.
इट इज लाइक पर वीक मुझे ये चाहिए, पर मंथ इतना चाहिए, पर क्वार्टर इतना चाहिए. सो इट इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम आई नीड this much. So demand is a, how we express in this, that is why demand is a flow concept. Write it down. Demand is a flow concept. बेसिक बात है ये बेटा, बहुत ज्यादा. अगर एट होता तो स्टॉक होता, ड्यूरिंग है तो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. डन डन डन. अब एक ना कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स हम मैथ्स में देखते हैं. हटा दूं ना ये. डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल. डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. मैम डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है. अब मैम ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है? अब मेरी डिमांड किस चीज पे डिपेंड कर रही है? प्राइस पे कर रही है. चलो ठीक है, मैं तो नहीं मान रही प्राइस को, पैसा बहुत है मेरे पास. हाँ जी, वो तो क्रिएशन खत्म, एक्सप्रेशन खत्म. अब हम बात किसी कर रहे हैं? डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. और वो किस किस पे डिपेंड करता है? आपने प्राइस बोला, बिल्कुल राइट है. हर किसी का अपना अपना सोच है. किसी की डिमांड प्राइस पे डिपेंड कर रही है, किसी की डिमांड लो एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड कर रही है. एड अच्छी लगी, उसने प्रोडक्ट ले लिया. किसी की डिमांड इनकम पे डिपेंड कर रही है. इनकम के अंदर मल्टीपल वेरिएंट्स आ जाएंगे. कईयों की डिमांड चॉइसेस पे, टेस्ट, प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करती है. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट सब पढ़ाऊंगी आपको. बैंडवेगन इफेक्ट्स. और किस पे डिमांड डिपेंड करती है? कईयों की सब्स्टिट्यूट गुड्स को भी देख के होती है कि सब्स्टिट्यूट की कितना है, कितने का प्राइस है, इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है. कई लोग कॉम्प्लीमेंट्री चीजों को लेके भी चीज लेते हैं. सो डिमांड एक कैसी चीज है बेटा? इट इज अ जो मल्टीपल. अब ये हम बोल नहीं सकते डिमांड इंडिपेंडेंट. डिमांड इंडिपेंडेंट है ही नहीं. डिमांड बहुत सारी चीजों पे निर्भर है. और इट इज प्योरली अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. आपके लिए कुछ और, मेरे लिए कुछ और. इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फॉर यू समथिंग एल्स, फॉर मी समथिंग एल्स. तो इट इज सब्जेक्टिव. और हर किसी का वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट. तो हमें ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स पढ़ने हैं. तो आज की क्लास में मैं एक बहुत ही दो तीन वेरिएबल्स पढ़ा देती हूं. अगली क्लास में देखो हाई लेवल पे चलेंगे. मैं आपको ये इधर दिखा देती हूं पहले आपकी बुक. जस्ट अ मोमेंट. ये रहा, एक मिनट. सीए फाउंडेशन, ये रहा मेरा फोल्डर. और ये आपकी चैप्टर 1 का पीडीएफ जहां पे हम पढ़ रहे हैं. ये देखो हमने पढ़ा बेटा क्रिएशन ऑफ डिमांड, हमने पढ़ा एक्सप्रेशन ऑफ डिमांड, हमने पढ़ा डिमांड कैसा है. इट इज टॉकिंग अबाउट पर डे, पर वीक. इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. फिर डिमांड को मैंने क्या बोला? डिपेंडेंट. अब आप बहुत सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर पढ़ोगे. पी आर, देन वी हैव वाई, इनकम, देन वी हैव टेस्ट एंड प्रेफरेंस में दुनिया भर के अफेक्ट्स. सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स ऑन विच डिमांड इज डिपेंडेंट. और इन मल्टीपल फैक्टर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो आज हम 2 फैक्टर्स करते हैं और क्लास वाइंड अप करेंगे. तब तक ही हमारी क्लास वाइंड अप हो जाएगी. तो पहला फैक्टर हमारा कौन सा है? प्राइस. पहला फैक्टर कौन सा है? प्राइस. सो डिमांड पहले फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, प्राइस. प्राइस क्या है? अमित कुमार, आई विल टेक दिस योर डाउट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है. प्राइस. प्राइस क्या चीज है? एक ऐसी चीज जिससे बहुत, स्पेसिफिकली इंडियंस, जैसे मैं यूजुअली देखती हूँ, चाइना एक बहुत बड़ा गेम खेला हुआ है इंडिया में. चाइना डंपिंग करता है, सुना है आपने? व्हाट इज डंपिंग? इतने प्राइस कम कर लेता है कि आप, उसने अपने देश में मोबाइल फोन बेचा 25,000 का, हमारे देश में बेचा 15 का. अपने देश में उसके यहाँ चीजें एलईडी बिक रही है, या वो हम जैसे चाइनीज वो लेते हैं ना दिवाली पे लड़ियां, वो महंगी बिक रही है. हमारे देश में 20-20 रुपए की. उसको पता चल गया इंडिया क्या है. इंडिया ऐसी है जहां कम प्राइस होगा ज्यादा खरीद लेगा.
क्योंकि इंडियन टेंडेंसी इज लाइक दैट, कम प्राइस ज्यादा लेगा, तो इंडिया में वो डंपिंग कर रहा है, कम प्राइस पे बेच रहा है, इससे उसने इंडिया में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली। दे हैव क्रिएटेड मोनोपोली इन इंडिया बाय डूइंग डंपिंग्स, एंड पूरी चाइना ने ये काम करा हुआ है। देखो हर कोई डंपिंग करके हमें बर्बाद करता है, एक तरीके से बर्बाद क्या करा, जियो कैसे करके आया था, हाउ जियो एंटर कंट्री, फ्री, सबने ले लिया वो नंबर, उस 4 महीने में एक्स्ट्रा चिप कह रहे चलो फेंक ही देंगे पर लेके तो रख लेते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया। इससे कर करके नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग कर करके आज ही इज हैविंग अ, उसने बहुत बड़ी कंपनियों को टक्कर दे दी और हिला के रख दिया। कौन से गेम पे खेला था, प्राइस। अब ऐसी नाम सुनो, Amazon 2012-13 में इंडिया में आया, Amazon इंडिया के नाम से। Amazon एक फॉरेन कंपनी है, उसने इंडिया में अपनी अलग कंपनी रजिस्टर कराई, Amazon इंडिया। किस पे खेला बेटा, प्राइस पे। आप कोई सा भी ऑनलाइन ब्रांड उठा लो, मैं आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मॉल में जाते हैं, जैसे मैं अपना ही बताऊंगी, मैं गई वहां पे कॉस्मेटिक्स ले रहे हैं, कॉस्मेटिक, मैंने बोला कितने का है ये सामान, ये काजल ये लिपस्टिक कितने की है, जनरल बात। उसने बोला ये लिपस्टिक है 800 की। मैंने कहा अच्छा नंबर बताना, कोड बताना। मैंने फोन पे चेक करा, सेम कोड, वो कितने की दे रहा है, 800, ऑनलाइन मिल रही है 620, एड टू कार्ट। ठीक है करते 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 कसम से मैं शॉपिंग कर रही हूं मॉल में, और मैं साथ साथ क्या कर रही हूं, एड टू कार्ट। अब आप देखो मैं किस पे खेल रही हूं, चल 2 दिन में आ जाएगा, क्या हो गया, सस्ता तो मिल गया, 500 रुपए बचा लिए मैंने। एंड दिस इज हाउ, आप ये देखिए ऑनलाइन ने सबको खत्म कर दिया है प्राइस की वजह से। Amazon हो, आप माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में आया हो, एप्पल इज हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, या चाइनीज प्रोडक्ट हो, एवरीबडी इज प्लेइंग ऑन प्राइस बिकॉज इंडियंस या मल्टीपल पीपल इन द वर्ल्ड इज हैविंग अ माइंड में साइकोलॉजी कि अगर प्राइस कम होगा तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल। अब जनरल में आपको एक प्राइस की एक बार बताती हूँ। हम एक दिन आ रहे, हम इधर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे थे, सुबह सुबह हमारी फ्लाइट लैंड हुई, और अब सुबह के टाइम इंसान को क्या चाहिए होगा, सुबह का टाइम नींद खुलने के लिए कि चाय मिल जाए, कॉफी मिल जाए। अब आपको एयरपोर्ट पे उतरते ही क्या मिलेगा, अगर पूरा आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट एग्जिट करो उसी में आपको 2 घंटे लग जाने हैं, सारा सामान उतरेगा, ये होगा, टाइम लगेगा, बड़े टाइम बाद तो घूमते घूमते आप देखोगे आपका लगेज मिलेगा, फिर आप टाइम लगता है अगर आप उस प्रोसेस में जाओ। आपको मन करे आंख तो खुल नहीं रही, चाय और कॉफी मिल जाए, सामने क्या चल रहा है, सामने क्या मिलेगा, स्टारबक्स। अब स्टारबक्स की कॉफी चाय सस्ती होती है, महंगी होती है, तो ऐसे ही हम लोग स्टारबक्स चले गए, मेरी मदर साथ में थी, वहां पे हमने कॉफी बोली, कॉफी 400 450, सबसे सड़ी सी कॉफी 550 रुपए की। मम्मी ने बोला अभी मैं गाना चला देती हूँ, ऐसी नींद खोल दूंगी, घर जाके कॉफी पिलाऊंगी। मैंने कहा मम्मी आप ऐसी बात क्यों करती हो, कह रहे बहुत महंगी है। कितनी की कॉफी थी, 550, प्राइस ज्यादा थे। कह रही जिसको बिल्कुल आवश्यकता है वो तो डिमांड कर ले, बाकी किसी को जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के बहुत ही अच्छी कॉफी पिलाऊंगी, तुम मुझे दे देना पैसे। प्राइस ज्यादा था, डिमांड कम हुई। तो मैंने बोला मम्मी आप ये देखो, आप ये क्यों नहीं मान रही कि आपकी बेटी बहुत कमा रही है, इनकम बहुत है, चलती हूं ना मैं, पैसे आते हैं। ऐसा मैं बोल रही हूँ उनको, क्या मैंने कहा देखो चल रही हूँ, देखो नोट गिर रहे हैं, कह रही दे दे मुझे। मैंने कहा देखो ना, मेकिंग मनी, इफ वी आर मेकिंग मनी एवरी सेकेंड, क्या प्राइस मैटर करेगा। तो मम्मी ने बोला इग्नोर इनकम, इग्नोर इनकम। आई एम इग्नोरिंग द इनकम व्हेन आई एम फाइंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइसेस। तो उन्होंने बोला घर जाके पिलाऊंगी, दूध ले आएंगे, ये ले आएंगे, बहुत कम प्राइस होंगे, तो हम सब डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा। मैंने कहा अगर यही स्टारबक्स वाला आपको ऑफर दे दे और आपको 100 रुपए मिला, कह रहे सब पी लो, पूरा खानदान पियो, 8 साढ़े यहीं पर बैठ के पियेंगे, क्योंकि प्राइस क्या है, कम। तो उन्होंने बोला कैसा रिलेशन है, इनवर्स, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, पर आपको बहुत फैक्टर्स को इग्नोर करना पड़ेगा।
आपने किस फैक्टर को इग्नोर करा? पहला फैक्टर यहां पे लिख दिया इनकम। इनकम मतलब अगर आप हर सेकंड कमा रहे हो, यू आर अर्निंग लाइक एनीथिंग, यू हैव लॉट ऑफ मनी विद यू आर नॉट गोइंग टू सी दिस। तो इग्नोर इनकम, काइंडली इग्नोर इट, तभी हम इनवर्स रिलेशनशिप पे आएंगे। इग्नोर एडिक्शन। मान लो आप एक नंबर के, से लोग एक नंबर के बेवड़े होते हैं, आप एक नंबर के कॉफी वाले एडिक्टेड हो, नहीं जी सकते इसके बिना, तो एडिक्शन के आगे पैसा देखोगे या एडिक्शन? एडिक्शन। तो यू आर गोइंग टू ऑल्सो इग्नोर द एडिक्शन, ऑल्सो इग्नोर द टेस्ट। अगर स्टारबक्स के साथ में बगल में सीसीडी दिख रहा है और वो सस्ते में मिल रहा है, तो अगेन सीसीडी चले जाओगे। तो अगेन इग्नोर द प्राइस ऑफ substitute goods. So just ignore everything. Ignore means make everything constant, make everything constant, and technical भाषा में हम इसको बोलते हैं make everything ceteris paribus, make everything ceteris paribus. When you are ignoring everything, there is an inverse relationship between price and demand. प्राइस ज्यादा, 550 रुपए का स्टारबक्स नहीं ले रहे, 100 में मिल गया, डिमांड कर देनी है। पर इसमें 550 में भी डिमांड तब करूंगी ना अगर इनकम ज्यादा होगी, पर इनकम को क्या करो? इग्नोर। 550 में भी डिमांड करूंगी अगर एडिक्टेड हूं, पर एडिक्शन को भी क्या करो? इग्नोर। 550 में डिमांड करूंगी जब इतनी पसंद है स्टारबक्स, इग्नोर टेस्ट। 550 में भी डिमांड नहीं, तब नहीं करूंगी प्राइस ज्यादा पे। पर हां, सेम ही सब्स्टिट्यूट गुड की कॉफी अगर वैसी मिल रही है तो फिर 500 से साढ़े कम में मिल रही है, तो चलो जी इसको हम क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स को ले लेते हैं। या मान लेते हैं यहां पे हम कहते हैं 7 वाली कॉफी हमें कंपैरेटिवली 700 की मिल रही है, हमने कहा चलो फिर तो 550 सस्ती है उसके मुकाबले, तो लेट्स डिमांड स्टारबक्स ओनली। सो वी आर इग्नोरिंग and making everything constant, known as ceteris paribus. There is an inverse relationship. क्या ये पॉइंट क्लियर है? बहुत सिंपल। एक लास्ट पॉइंट करते हैं, वाइंड अप कर रहे हैं क्लास। लास्ट पॉइंट लिख लेना इसके बाद। सेकेंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी ऊपर रिलेटेड गुड्स में भी बेटा आपको आज एक ही करा रही हूं, ए substitute goods. Now what are substitute goods? The one language for this concept is same satisfaction. कैसा satisfaction? अगर आपको 2 गुड्स में एकदम सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वो सब्स्टिट्यूट है, वरना वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे मेरे सामने मैगी और यिप्पी पड़ी हो, तो दे डू नॉट गिव मी सेम। मैगी इज गिविंग मी हायर सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू यिप्पी, तो दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर मी। सो आई एम जस्ट चेकिंग व्हाट 2 गुड्स आर गिविंग मी सेम सेटिस्फैक्शन, तो आई एम राइटिंग इट डाउन। लेट्स मेक अ लिस्ट। मैं अपना बता देती हूँ, अपने को डोमिनोज भी चलेगा, मेरे लिए कोई सा भी, कईयों के लिए बड़ी है कि नहीं यही है, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं। सेकंड, बर्गर किंग, मैकडी, बर्गर सिंह मान लो तुम, मेरे लिए दोनों में क्या है? सेम सेटिस्फैक्शन। और बताओ और कहां सेम सेटिस्फैक्शन होगी? इन्हें तो पेटेंट लेना चाहिए, तो पैदाइशी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कोक एंड पेप्सी। और बोलो, और सब्स्टिट्यूट तुम्हारी तरफ से बोलो जी, बोलो। सोचो ना, लाइफ में पूरी मार्केट ही सब्स्टिट्यूट्स है। आप जब किसी बिग बाजार या इजीली चले जाओ, एक चीज लेते हो उसके 10 प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना। अब आपको मान लीजिए साबुन लेना है, डव लेना है, लक्स लेना है, तो पीएनजी का डव या यूनिलीवर का लक्स, दोनों सब्स्टिट्यूट है। आपको बिस्किट्स लेने हैं, बिस्किट्स में कौन कौन हो गए? पार्ले जी या ब्रिटानिया, अगेन सब्स्टिट्यूट्स। और बोलो, टी एंड कॉफी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। ये आपको 11वीं में जो सिखाया हुआ है ऐसे हटा दो, लॉजिकल सोचो, प्रैक्टिकल। टी कॉफी सब्स्टिट्यूट है? टी में टाटा टी में ताजमहल, या ग्रीन टी में
ऐसे करके। अब और सब्स्टिट्यूट, टायर लगवाने गाड़ी में, C8 का लगवा लो, MRF का लगवा लो। आपको गाड़ी में पेट्रोल दिलवाना है, लो इंडियन ऑयल से करवा लो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, किसी से दिलवा लो, रिलायंस से दिलवा लो। आर यू सीइंग द कंप्लीट मार्केट इज सब्स्टिट्यूट मार्केट। पूरी मार्केट ही इसी का ही है। सेटिस्फेक्शन सेम है, ब्रांड्स बहुत सारे हैं, सेटिस्फेक्शन सेम है, ब्रांड्स। आईजीपी के साथ मैं कुछ नहीं लिख रही, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों लिखूं? हायर सेटिस्फेक्शन है यहां पे, ठीक है। सो सेम सेटिस्फेक्शन मतलब देयर आर मल्टीपल कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स, दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में साथ यू कैन रिप्लेस टू गुड्स एंड बोथ द गुड्स आर गिविंग द सेम सेटिस्फाई। यू कैन रिप्लेस, आई एम ओके, बर्गर किंग, मैकडी, मुझे दोनों चलेगा, जो सस्ता वही ले लूंगी ना। अब क्योंकि आपने कोक एंड पेप्सी लिया है, एक लॉजिक बना लेते हैं यहां पर। ये कोक और ये पेप्सी, 10 रुपए की कोक, 10 रुपए की पेप्सी। 100 लोगों ने कोक ली और 100 लोगों ने पेप्सी ली। पेप्सी 8 की हो गई, कोक अभी भी 10 की है। अब बताओ, पेप्सी ज्यादा लोग लेंगे ना, 160, 40। आई बात समझ? अभी भी मार्केट में कितने लोग हैं? 200। तो क्या देखा, एक का प्राइस का और दूसरे की क्वांटिटी डिमांड कम। क्वांटिटी में कर देते ना, एक्सप्रेस कर रहे कम, तो दोनों कम आ गए। कैसा रिलेशन लगा बेटा? डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, ऐसे ही इसका प्राइस कर दिया 12, ये अभी भी 10 की है, तो यहां पे डिमांड कितनी हो गई? 160, और यहां पे कितनी रह गई? 40। तो एक का प्राइस ज्यादा, दूसरे की डिमांड ज्यादा। तो कैसा रिलेशन? डायरेक्ट और पॉजिटिव। एरोस देखो, प्राइस कम, डिमांड कम। एक का प्राइस ज्यादा, दूसरे की डिमांड ज्यादा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप in substitute goods. So what are substitute goods class? We are done with today's class. What are substitute goods? These are those goods which we can replace with one another, and both the goods are giving. If the satisfaction is not same, we are not going to replace it. Satisfaction is same, तो जिसके प्राइस कम उसकी डिमांड ज्यादा पर दूसरे की कम। पर हम यहां पे 2 गुड्स की बात कर रहे हैं, तो मैम डायग्राम भी बना दो। लेट्स मेक अ डायग्राम। इसी चीज का डायग्राम बनाती हूं। यहां पे लिख रही हूं प्राइस ऑफ, वाई एक्सिस, प्राइस ऑफ किसकी? पेप्सी। और यहां पे क्या लिखूं? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक। जब पेप्सी 10 का था तो डिमांड कितनी थी कोक की? 100। जब पेप्सी 10 का था, हाँ या ना? पेप्सी 8 का हो गया, तो यहां ये कितने लोग ले रहे हैं? 40, हाँ या ना? जब ये 12 का हो गया, तो पेप्सी कितने लोग ले रहे हैं? 160। तो इसका कर्व कैसा बना? अपवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज कैसा रिलेशन है दोनों में? पॉजिटिव, डायरेक्ट। एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। एक का प्राइस घट रहा है, दूसरे की डिमांड। तो डायग्राम इज अपवर्ड, पॉजिटिवली स्लोप, पॉजिटिवली स्लोप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिवली स्लोप, एक ही बात। ये था आज की क्लास एंड आई एम वाइंडिंग अप। अब यहीं से आपके कॉन्सेप्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक था, अगले में हर लेवल पे हम ऐसी डायग्राम्स बनाएंगे। तो आप ना बस ये जल्दी से कॉपी कर लो, ये वाला प्राइस। हाँ अमित कुमार, डिमांड एक्सप्रेस होती है क्वांटिटी, टाइम एंड प्राइस में। क्वांटिटी कितना, टाइम कितने टाइम के लिए, और प्राइस कितने दाम में, पर वीक, पर डे, पर मंथ। तभी ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो प्राइस में कैसा रिलेशनशिप? सबको क्या कर दिया? सेक्ट्रिस पैरेबस। किस किस को? एवरीथिंग, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड महंगा है,
इग्नोर करो। टेस्ट अच्छा लग रहा है, इग्नोर करो। इनकम बहुत है, इग्नोर करो। एडिक्टेड हो, इग्नोर करो। क्या बोलेंगे? लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड, हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। बस रिलेशनशिप लिख देना। रिलेशनशिप लिखा। What are now we have done only one part of related goods. A क्या है बच्चे? Substitute goods. Substitute goods are which can replace each other and giving. These are multiple example, and I am telling you the entire market is based on substitution. हर चीज का substitute है इस समय। जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता वो मोनोपोली बना देता है। जैसे पहले हमारे देश में माइक्रोसॉफ्ट ही चलता था विंडोज लैपटॉप में, अब एप्पल भी लेते, तो आजकल वो दोनों क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट। अगर कोई है ही नहीं तो आप अकेले हो गए, फिर आप प्राइस पे खेलते हो, दोनों बातें अलग है। मोनोपोली हमेशा प्राइस पे खेलेगा और सब्स्टिट्यूट प्राइस पे नहीं खेल सकता, क्योंकि उसको पता है सामने वाला सस्ता बेचेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, सामने वाला महंगा बेचेगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। समझ आ रही है बातें? सो राइट डाउन दिस। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट डाउन दिस एंड मेक द डायग्राम ऑफ द सेम। इसे कॉपी कर लिया, मैं डायग्राम दिखाऊं आपको? करिए। Shall we revise for 2 minutes what we have done today? Every class we can do the same. So economics is coming from a Greek word class. Oikonomia. Oikonomia is coming from 2 words, oikos and nomos. Oikos means household, nomos means management, mnemon means management. What हाउस होल्ड मैनेजमेंट में बेसिकली क्या फंडामेंटल फैक्ट की बात कर रहे हैं? वर्ड्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्स, स्कार्सिटी एब्सोल्यूट, रिलेटिव, कंपैरेटिवली स्कार्स, and what we are doing, resources is having alternative uses, we are choosing the best alternative. This is known as management. This problem is faced by everyone, there is nobody left. And when we are studying this topic, this concept क्यों पढ़ाया? क्योंकि मैं आपको बताई थी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, and business economics is also having this problem. Unlimited wants, limited resources, we are choosing the best alternative, क्योंकि बिजनेस में बहुत कम पैसा है और बहुत सारी चॉइस मेकिंग की इश्यूज है, डिसीजन मेकिंग की इश्यू है, हम वही चूज करते हैं जहां पे हमें मैक्सिमम रिटर्न आए। अब इसके बाद ऐसे हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया, हमने डिमांड की बात करी। डिमांड 3 शब्दों से क्रिएट होता है, एबिलिटी नहीं, डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस, और 3 ही शब्दों से एक्सप्रेस होता है, क्वांटिटी, टाइम एंड प्राइस। तभी ये कैसा कॉन्सेप्ट है? पर डे पर वीक फ्लो कॉन्सेप्ट। डिमांड को बोला डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब किस चीज पे डिपेंड करा? बहुत सारी चीजों पे। 2 बातें पढ़ा दी, प्राइस और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में सिर्फ सब्स्टिट्यूट। प्राइस कैसा? प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। बाकी सारी चीज को क्या कर दिया? इग्नोर। इग्नोर को हम क्या बोलते हैं? सेट्रिस पैरेबस। फिर हमने देखा सब्स्टिट्यूट गुड्स विच कैन रिप्लेस ईच अदर, विच गिव्स अस द सेम सेटिस्फैक्शन। तो जिस गुड के प्राइस कम दूसरे की डिमांड कम, जिस गुड के प्राइस ज्यादा दूसरे की डिमांड ज्यादा, क्योंकि अब इसके प्राइस ज्यादा तो इसे क्यों लेंगे, इसी की डिमांड क्या कर देंगे? ज्यादा। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ऐसे ही आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।